आप चाहे 10 साल तैयारी कर लो, चाहे 20 साल तैयारी कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा जब आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ तैयार कर लिया, अब कुछ भी आ जाए तो मैं हैंडल कर लूंगा। ये वो एग्जाम है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप पहले अटेम्प्ट में हो तो आपको शायद ये बात समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोला, बट एक्चुअली ये एग्जाम ऐसा ही है कि आप कितना मर्जी पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं मैं और एक बुक पढ़ लूं और कुछ पढ़ लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं। फोकस इस बात के ऊपर करो कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी हुई है ना, एंड अगर उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये बात बार बार एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ना मुझे आता है, ना आपको आता है, ना इस बंदे को आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ 90 जाने की बजाय 80 चली जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा उससे। अगर कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आता ना, इट इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। दिक्कत पता कब है? दिक्कत तब है जब ऐसा क्वेश्चन जो बाकी सब लोग सही कर रहे हैं और आप गलत करके आ रहे हो, क्योंकि वहां पर आप कंपटीशन से पीछे हो रहे हो। वहां पर जब बाकी लोग +2 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, वहां पर आप 0.66 नेगेटिव में जा रहे हो। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने मान लो प्रियम्बल का क्वेश्चन आया, जैसे अभी 2022 में क्वेश्चन आया था, 1950 में 26 जनवरी में हमारे प्रियम्बल का क्या स्टेटस था। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है ना, दैट मीन्स कि आप बाकी रेस से पीछे हो गए हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है यूपीएससी के अंदर। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, लिमिटेड गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर आपको ये नहीं पता, दैट मीन्स यू आर गोइंग आप रेस से थोड़ा पीछे हो रहे हो। तो प्लीज इस बात के ऊपर फोकस करना कि हमें अब रिकॉल के ऊपर फोकस करना है। नॉलेज ठीक ठाक आप लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 साल या जितना भी आप तैयार कर रहे थे, उसमें आपको ठीक ठाक नॉलेज मिल गई है। अब टाइम आता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा हुआ है, क्या हम एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हम वो एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। एंड उसका बेस्ट तरीका आपको पता है क्या है? बेस्ट तरीका देखो, उसका बेस्ट तरीका आपका रिवीजन ही है। आई नो रिवीजन सबको बोरिंग लगती है, रिवीजन इज बोरिंग इन नेचर, आई अग्री विद योर पॉइंट। पर पॉइंट यही है कि ये बोरिंग काम आपको दिन पर दिन डेली बेस पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में वो चीज रिकॉल कर पाओगे। हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आप बोलते हो कि सर याद नहीं रहते। हाँ, नहीं रहते, पता है मुझे नहीं रहते, पर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, एटलीस्ट 80% चीजें तो रिकॉल हो पाएंगी उससे एग्जाम में। कुछ ना कुछ मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन तो कर पाओगे, राइट। तो प्लीज इस बात पे ध्यान रखना कि रिकॉल हमें आना चाहिए, तो उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात आती है कि सर हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। देखो, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक ना बहुत बड़ी गलती अभी तक बच्चे जो कर रहे हैं कि वो ना मॉक्स दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मॉक्स नहीं देने, मॉक्स बिल्कुल देने, पर पॉइंट पता क्या है, मैं अभी रिसेंटली अभी मैं पटेल नगर में था, ठीक है, जो दिल्ली में। तो कई बच्चों से मैं मिला अभी रिसेंटली इस वीक के अंदर। तो बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कि मैं इस संडे में गया था ये वाले XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसका सुबह ओपन मॉक टेस्ट लगाया, इसका फिर इसका मॉक टेस्ट लगाया ओपन मॉक टेस्ट, फिर इसका ओपन मॉक टेस्ट लगाया। तो मैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ओपन मॉक टेस्ट ही लगाते जा रहा हूँ, या जो मॉक टेस्ट लगाते जा रहा हूँ, सिंपल। अब पॉइंट ये है कि मैं मना नहीं कर रहा कि आपको ओपन मॉक टेस्ट नहीं देने या मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, बिल्कुल देने हैं, पर उनका एक प्रॉपर तरीका भी तो होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे कह रहे हो कि मैंने 10 मॉक टेस्ट दे दिए या 20 दे दिया, 40 दे दिए, वॉट एवर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे दिए। मैं आपसे बस पूछना ये चाह रहा हूं कि आपने उनसे सीखा क्या? सिर्फ रैंडमली टेस्ट लगाने से कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। टेस्ट का पर्पस क्या है? मॉक टेस्ट का पर्पस ये है कि आपने एग्जाम दिया, कुछ सही किए, कुछ गलतियां करी। ये गलतियां बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं। ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि भाई मुझे क्वेश्चन आता था, पर आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। अब प्लीज उसके ऊपर बैठ के विचार करो कि क्यों गलत किया मैंने। आता हुआ क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर पा रहा हूं? क्या रीजन है उस चीज का? क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाया कि क्या पूछा गया है, राइट। कुछ मेरे तुक्के गलत हो रहे हैं, कुछ जगह एलिमिनेशन ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, कुछ मुझे फैक्चुअल नॉलेज की कमी है, कंसेप्चुअल मेरे अच्छी चीजें नहीं है, अप्लाई नहीं कर पा रहा। गलती है कहां पर, ये समझना है मॉक से यही बात अंडरस्टैंड करनी है कि अच्छा मेरी ये मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करने के लिए ये 1 2 3 4 5 मैं चीजें कर सकता हूं, और इनको मैं करूंगा। एक मॉक में ये गलतियां करी, उससे क्या क्या सीखा ये लिखा, उनको ठीक करने की कोशिश करी, फिर अगला मॉक दिया। अगले मॉक में भी कुछ गलतियां होंगी, पर वो सेम गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पीछे गलतियां करी। कुछ नई तरह की गलतियां करो, उनसे सीखो, फिर अगला मॉक दो। तो ऐसे करते करते जब आपका रियल एग्जाम आएगा ना,
आप रियलाइज करोगे कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां जीरो हो जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, पर गलतियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। एंड अगर आपने एग्जाम में गलतियां कम करी, कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने की। तो एक्यूरेसी मैटर करती है। तो मिस्टेक्स जहां पर भी हो रही हैं, जिस मॉक्स के अंदर हो रही हैं, उसको प्लीज सीखना स्टार्ट करो, उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। कई बार जैसे बच्चे, अभी सी सेट में मैं बात करूंगा, सी सेट में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। भाई वो भी एक गलती है, कौन सा क्वेश्चन पिक करना है एग्जाम में, कौन सा नहीं करना, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मॉक्स आपको सिखाएंगे। अगर आपने सिर्फ मॉक दिया और उसे सीखा नहीं, तो भाई मत दो मॉक्स, फिर कोई फायदा ही नहीं है उस मॉक देने का, आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तीसरी चीज देखो, देखो यहाँ पे ना, अब मुझे पता है कि सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आने वाला है, ठीक है ना। पहले अटेम्प्ट वालों पे भी तो प्रेशर रहता ही रहता है, पर बाकियों के ऊपर भी रहता है कि मैं पिछले अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था, इस बार पापा को क्या बोलूंगा। एंड उस वजह से ना एक बार हमारे दिमाग में ऐसा माइंडसेट में ना इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि हमें एक आखिरी महीना हम वेस्ट कर देते हैं। इवन ड्यूरिंग द एग्जाम हमारे दिमाग में चलता रहता है कि यार इस बार तो पेपर टफ आ गया, अब क्या करूंगा। देखो आप लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम आपने काफी मेहनत करी है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब आपको उस मेहनत पे अपने ट्रस्ट रखना है। और एग्जाम में एक चीज सोचा करो कि यार अगर मैंने 1.5 2 साल जो भी है तैयारी करी, और मैंने इतना मेहनत से करी, हर एक चीज मैंने जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने की कोशिश करी, अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं बाकियों को भी नहीं आ रहा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। 2023 का आप लोगों ने पेपर देखा है? जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार देखना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उस साल के, बिल्कुल विदाउट अ डाउट, चाहे जीएस की बात करें चाहे सी सेट की। बट जिन लोगों ने उस 2 घंटे के अंदर अपने काम एंड कंपोजर को हिलने नहीं दिया, डरे नहीं उन क्वेश्चन को देख के कि क्या आ गया, उनका एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हुआ। और जो लोग वहां पे एग्जाम में डर गए कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गए, तो क्या हो गया भाई, कैसे क्वेश्चन आ गए, ना मुझे आ रहे ना आपको आ रहे ना इसको आ रहे, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज का, कट ऑफ गई ना फिर 75 उससे। तो इसीलिए कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। पर सर हमें तो घबराहट होती है, तो कैसे सीखेंगे घबराना नहीं है? आंसर इज मॉक टेस्ट। जब आप लोग ओपन मॉक टेस्ट, जो भी आप कह रहे हो कि मैं दे रहा हूं ओपन मॉक टेस्ट, उससे ये भी सीखना है कि रियल एग्जाम के अंदर भी तो मुझे प्रेशर सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, रियल एग्जाम में भी टाइम का इशू आएगा, रियल एग्जाम में भी कुछ नर्वसनेस आएगी, तो भाई उसको हैंडल करना अभी से हमें सीखना पड़ेगा। तो ये प्रेशर के अंदर अपने दिमाग को, मेंटल रेजिलियंस को कैसे स्ट्रांग रखना है, ये आप प्रैक्टिस से ही सीखते हो, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। देयर आर सम मोर पॉइंटर्स ऑल्सो। अब देखो, अब आप लोग जंदी हो काफी सारे लोग, तो भाई फोमो में नहीं आना बिल्कुल आप लोगों को, ठीक है ना, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप सब लोग समझते हो कि ठीक है, इस टाइम पे बहुत फोमो चल रहा है मार्केट के अंदर। टेलीग्राम के ऊपर तो अलग ही फोमो चल रहा है कि हाँ इसके कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, इसके नोट्स अच्छे हैं, इसके नोट से 2 क्वेश्चन आए थे, इसके नोट से 4 क्वेश्चन आए थे, अब ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। प्लीज़ ऐसा मत करिए, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को ही आप रिवाइज करिए, दैट इज मोर देन इनफ। एक आधा क्वेश्चन के लिए आपको 100 सोर्सेज के पीछे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सोशल मीडिया कम करो, नई बुक्स को आप कम पढ़ो, इस टाइम के ऊपर रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी देखो, पीवाईक्यूज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पीवाईक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, मान लो 10 साल के उन्होंने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, नाउ दे कैन डेफिनेटली गिव मॉक्स। पर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यूज भी कंप्लीट नहीं किए हुए, देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हो बाकियों से, तो आपको पीवाईक्यूज थोड़े कंप्लीट कर लेने चाहिए, एंड उसके बाद आप फिर कुछ मॉक्स जो हैं वो यहाँ पर दे सकते हो। पर इन दी एंड ना, पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज कर रहे हो उसमें अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू जरूर करो कि गलती मेरे से हो कहां पे रही है। फिर सी सेट को भी मत भूलो, ठीक है। अब यहां पर ना देखो, मेरी तो टेलीग्राम पे बाढ़ लगी हुई है कि सी सेट में दिक्कत आ रही है, सी सेट में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं सी सेट में। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो। अब यहां से 30-35 दिन आपके पास बचे हुए हैं सी सेट के रिगार्डिंग। पहले तो ये देखो कि आप सी सेट में अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अगर देखो किसी बच्चा ऐसा है जिसने 2025 में 24 में एग्जाम दिया था और उन्होंने लगभग 100 मार्क्स या उससे ऊपर मार्क्स अचीव किए थे सी सेट में, तो आप फेयरली अच्छा कर रहे हो सी सेट में। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपने सी सेट पे देने की जरूरत नहीं है, मे बी दिन का आधा घंटा दे सकते हो, एंड संडे टू संडे आप अपना मॉक टेस्ट दो। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पिछले बार सी सेट में नंबर मतलब 50 के आसपास थे, या इवन बॉर्डर लाइन कट ऑफ के ऊपर था, मतलब 66 के आसपास थे, या फिर पहला अटेम्प्ट है और लग रहा है कि पता नहीं सी सेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको फिर डेली बेसिस के ऊपर 1.5-2 घंटे आई थिंक आपको सी सेट को देने चाहिए, और बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी चाहिए सो दैट कि आपका सी सेट कंफर्टेबली हो पाए। बट आपको एट द सेम टाइम वीकली बेसिस पे हर बच्चे को मॉक जरूर देना चाहिए सी सेट का, सो दैट वो टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से हो पाए। मैं हमेशा अपने क्लासेस में बताता हूँ आप सबको भी
कि सी सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप उस एग्जाम को राउंड के अंदर सॉल्व करें। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसका मीनिंग क्या होता है? पहले राउंड में वो सवाल करने हैं जो थोड़े आसान वाले सवाल होते हैं, सेकेंड राउंड में वो सवाल करने हैं जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो 1.5-2 मिनट या 2.5 मिनट में सॉल्व होते हैं। तीसरा राउंड के लिए अगर टाइम बचता है तो वो सवाल करें जिनको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं या आपको लगता है नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा मॉडरेट लेवल का है, ये समझ ही नहीं आता। आंसर सिंपल है, जब तक आपकी रिवीजन अच्छी नहीं होगी, जब तक आपने बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आप कभी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। समझे मेरी बात को? आज मैंने शायद पता नहीं 5000 क्वेश्चन मान लो कर लिए। अब मुझे 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का पता लग जाता है कि आसान क्वेश्चन है, मैं इसको 30 सेकंड में कर सकता हूं। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, मुझे इसको करने के लिए 1.5 मिनट लगेगा। ये मुश्किल क्वेश्चन है, या तो मेरे से होगा नहीं या सॉल्व करने में 5 मिनट लगेंगे। ये ऐसे नहीं आएगा, ये जब आपने खूब प्रैक्टिस करी होगी, ये तभी आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। थोड़ा प्रैक्टिस करो। संडे टू संडे मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो ये आइडेंटिफिकेशन वहां पे करते चलो कि हाँ ये आसान है, मुश्किल है, इस तरह से, तो रियल एग्जाम तक वो एक हैबिट बन चुकी होगी एंड वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करो भाई। देखो 50-55 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करने चाहिए। ये भी एक डाउट आता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, बट मेरे हिसाब से अगर आप 50 के आसपास क्वेश्चंस करते हो सी सेट के अंदर विद 80% के आसपास एक्यूरेसी, आप 95 मार्क्स ऑब्टेन आराम से कर लोगे। अगर 50 में से ना 50 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो और 80% भी ठीक हो गए, 95 नंबर आ जाते हैं आपके 95 मार्क्स, जो कि 66 मार्क्स से बहुत ऊपर हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। तो उस तरह से आप बैलेंस आउट कर सकते हो चीज़ों को। और ये स्ट्रेटेजी ना आपकी तरफ से आनी चाहिए। ये जो मॉक्स में आपको कह रहा हूँ देने का, ये पर्पस इसका यही है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। बच्चे पूछते हैं कि सर पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है या क्वांट करना है या क्या करना है अटेम्प्ट। भाई आप अपने आप को अच्छे से जानते हो सकता है मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा हूं तो आई विल स्टार्ट विद आरसी। हो सकता है कोई बच्चा आरसी में उतना कंफर्टेबल फील ना करे, वो क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट करेगा। बट ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं जो आसान क्वेश्चन है वो पहचानने की ट्रिक अगर आती है तो सी सेट आपका जरूर निकलेगा। और ये तभी आएगी जब आपने प्रैक्टिस करी होगी और आपने मॉक्स दिए होंगे। राइट। लास्ट में एक दो बातें और भी हैं, ठीक है, मॉक्स आपको देने हैं। बाकी देखो यार, अपनी थोड़ी मेंटल और फिजिकल वेलबींग का भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब जो टाइम आ चुका है ना, अगला 1 महीना, थोड़ा अपने आप को उस एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए सेट करो। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि ओआरएन में मैं कई बार बच्चों से मिलता भी हूँ, सुबह के 5-5 बजे तक पढ़ रहे होते हैं लाइब्रेरीज में। ऑब्वियसली अच्छी बात है कि पढ़ना चाहिए लंबा लंबा टाइम, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, दैट इज गुड। बट हमें परफॉर्म कब करना है? जीएस का पेपर मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है ना, जो आपका सुबह का टाइम होता है, और सी सेट का पेपर जो दोपहर का टाइम होता है। तो अगर आप अब अपने इन 4 घंटों को, सुबह के जो 2 घंटे जब आपका जीएस का एग्जाम होगा, दोपहर के 2 घंटे जब सी सेट का एग्जाम होगा, उनको अपना कंप्लीटली बेस्ट अपना ट्रेनिंग करो। मतलब अगर आपको सी सेट का मॉक टेस्ट देना है ना, तो भाई दोपहर में 2, 2:30 से 4:30 वाले स्लॉट के अंदर। अगर आपको सी सेट पढ़ना है तो उस दोपहर के स्लॉट के अंदर पढ़ो, ताकि ना आपका माइंड दोपहर के समय चलने के लिए रेडी हो सी सेट के लिए और जीएस के लिए मॉर्निंग टाइम के अंदर। अब बच्चे क्या होते हैं, सुबह 5-6 बजे तक पढ़ते हैं, तो उठते ही 10-11 बजे, तो उनका मॉर्निंग में माइंड सही तरह से ट्रेन नहीं होता उसको करने के लिए। राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह पढ़ के दोपहर में सो जाते हैं, फिर अचानक से उनको रियल एग्जाम में सी सेट सॉल्व करना पड़ता है दोपहर के अंदर और उनको दिक्कत आती है। तो अभी से ही उन चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग कर लो, अपने स्लीप साइकिल को रीसेट कर लो, तो आई थिंक आपको चीज़ें थोड़ी ठीक तरह से फील होंगी। तो यही कुछ बातें हैं। बाकी देखो पॉइंट यही है कि एक मैं हमेशा कई बार मैंने बच्चों को एक बात बताई भी है कि आप पता क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो ना, तो अब तो हालांकि टाइम थोड़ा कम रह गया, आप ना मॉक्स और रिवीजन को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप 2-3 दिन लेकर अपने पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हो, फिर उसका मॉक दे दिया। उससे पता क्या होगा, जो जो आपने रिवाइज करा था, कितना हद तक आप अप्लाई करके उसको गलतियां अपनी पहचान पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इन दी एंड देखो, समराइज करने वाली बात यही है कि अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करे हैं, अगर आपने रिवीजन अच्छी से करी है, अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, मॉक्स अच्छे से दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक के ऊपर हो। पर अगर आप अभी भी इधर उधर भटक रहे हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहीं मेरा ये वीडियो ना छूट जाए, मेरा वो वीडियो ना छूट जाए, ठीक है, रैंडम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स लोगों के आते रहते हैं, वो अलग आपका फोमो क्रिएट करते रहते हैं कि हाँ देखो मैंने कैसे ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपसे क्यों नहीं होता। देखो ये सब चीज़ों के अंदर आपको नहीं आना है, ठीक है ना, ऑनेस्टली। नहीं तो पता क्या होगा कि आपको, खासकर फर्स्ट अटेम्प्टर्स वालों को अभी समझ नहीं आएगा, बाद में आपको प्रीलिम्स के बाद समझ आता है कि हाँ यार कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पे जो मिस गाइडेंस ज़्यादा आपको दे रहे हैं एज कम्पेयर टू गाइडेंस, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि कई लोग ऐसे आते थे कि हाँ भाई ये बुक पढ़ लो, इस बुक से पढ़ने से 50 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर।
ये वीडियो देख लोगे तो आपके 40 नंबर क्लियर, ठीक है, ये वीडियो देख लिया तो आपका प्रीलिम्स पक्का ही क्लियर। वो प्रीलिम्स तक वीडियोस उनकी बनती हैं, प्रीलिम्स के बाद वो वीडियो बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें से कुछ आता ही नहीं है, राइट। तो इन चीज़ों से, मिस गाइडेंस से आपको थोड़ा बचना है। तो एज अ, ठीक है, मेंटर कह लो, एज अ बड़े भाई कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो, मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको देना चाहता था। बाकी आप मेहनत करो एंड आई एम श्योर कि आप सबको एग्जाम अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।